सिद्धू भी नहीं आएंगे? जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार की कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मेरा नाम समीर रस्तोगी है। अंडर द लेक्चर ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस, आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं FIRE, फायर। फायर नाम से बड़ा एक्साइटिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, बट इट्स अ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट फॉर श्योर, बिकॉज इट्स अ वेरी रिसेंट मूवमेंट that is happening amongst the youngsters in countries like US, Europe. What does it stand for? क्यों ये फैल रहा है इतना? कुछ इस तरीके से इसको समझिए आप, जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा इम्पेशेंट है, वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती है और लाइफ में सब तरह के एक्सपीरियंस लेना चाहती है। उसको नहीं मज़ा आता कि वो 60 साल या 65 साल तक काम करे। सो बेसिकली दिस मूवमेंट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एट द अर्लीस्ट। सो हम जब फायर की बात करते हैं, फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायरिंग अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायरिंग अर्ली, 2 पार्ट्स। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अब इसके मायने शायद अलग लोगों के लिए अलग हैं, बट मुझे लगता है कि जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या मेरे लिए जो है वो कुछ इस तरीके से है कि nobody should be working for money beyond a limit, or one should become financially independent so that he does not have to work for money. He may continue work till he wants to, till he's enjoying his work, but it should not be a compulsion. जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है उसको अपना रिज्यूमे लेके पिलर टू पोस्ट जाके जॉब चाहिए ही चाहिए. He has to go through that grind. But once somebody who becomes financially independent, he can start living life, enjoying life, and may choose to work, may choose to retire. It is his call. Second part, retiring early. How early? कन्वेंशनली रिटायरमेंट की एज क्या है? कन्वेंशनली अगर हम देखेंगे तो रिटायरमेंट की एज आती है 60 years. सो हाउ अर्ली? 55, 50. आज अभी अगर हम 10 साल पहले ये बात कर रहे होते तो 50 वुड हैव बीन कंसिडर्ड टू बी अ
अर्ली रिटायरमेंट एज और अर्ली एज टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. किसी ने अगर 50 में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया, कुडोज टू हिम. बट ये एज रिड्यूस होके 45 या 40 के बीच में आ गई है. तो अगर किसी ने 40 या 45 की एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर ली, so he has got that fire, right? He has got plentiful of years to enjoy life after that. तो दोस्तों, we will just delve deeper on this concept. सुनने में ये ग्लैमरस भी लग सकता है, बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? Lot of people have done it, okay? And what are the foundations of it? How people have done it? I think we'll just look at them one by one. जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो उसके 4 पिलर हैं. फायर अचीव करनी है तो उसके 4 पिलर्स हैं, फाउंडेशंस हैं. सेविंग्स का मतलब है पैसा बचाना है और इन्वेस्ट करना है, एग्रेसिवली पैसा बचाना है. दूसरा है कंपाउंडिंग का मतलब है पैसा मेरे को इस तरह से लगाना है कि इंटरेस्ट पे मुझे इंटरेस्ट मिले और सफिशिएंट नंबर ऑफ ईयर्स मिले, लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स मिले, सो दैट उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा. कंपाउंडिंग इज समथिंग विच इज़ मैजिकल, राइट? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. जब हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाई ही इज सो ट्रू, वाई वॉरेन बफेट बिलीव्स दैट कंपाउंडिंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन हिज वेल्थ. तीसरा जो फाउंडेशन या पिलर कही है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच इज़ समथिंग वेरी वेग इन द सेंस कि किसी को 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है लाइफ टाइम में, किसी को 15 और किसी को शायद 5. वो सबकी अपनी रिस्क एपेटाइट, अपनी जजमेंट ऑफ द मार्केट, जजमेंट ऑफ द एसेट क्वालिटी, जजमेंट ऑफ हिज ओन नीड्स, इसके बेसिस पे सबका पोर्टफोलियो अलग अलग परफॉर्म करता है. ओके, तो समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने निवेश का मैक्सिमम ROI जनरेट कर सकते हैं और उससे क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो कैसे आपको फायर अचीव करने में हेल्प कर सकता है, वो भी हम देखेंगे. टैक्सेस. जब हम टैक्सेस की बात करते हैं, क्यों इसमें हमने टैक्सेस लिया? देखिए, टैक्सेस के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि इन लाइफ ओनली डेथ एंड टैक्सेस आर सर्टेन, बट आई वुड ऐड टू दिस दैट यू कैन नॉट डू मच अबाउट डेथ, but you can definitely do some bit of planning for taxes so that some bit of taxes can be saved. I would add here that tax planning is your duty while tax evasion is a crime. Okay, so हम कहीं पे भी ये बात नहीं करेंगे कि टैक्स इवेजन को हमने बढ़ावा दिया, ऐसी कोई भी बात नहीं है. हम बात टैक्स प्लानिंग की करेंगे और कैसे उसका इम्पैक्ट आपकी वेल्थ जनरेशन पर पड़ता है वो भी देखेंगे. तो शुरू करते हैं सेविंग्स से. नाउ सेविंग्स, अब किसी से भी बात करिए कि आप कितना सेव कर पाते हैं, जनरली लोग बड़ा वेग आंसर दे पाते हैं. वो कहते हैं कि यार खर्चे इतने हैं कि हम सेव नहीं कर पाते हैं. कुछ लोग अपना ये बोल देते हैं कि जितना बच जाता है बस हम उतना सेव कर देते हैं. बट अगर आप किसी भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर से बात करेंगे, वो ये कहेगा कि मैं सेविंग्स में बहुत विश्वास रखता हूँ और पहले मैं सेव करता हूँ और फिर स्पेंड करता हूँ, राइट? आप एटीट्यूड का फ़र्क है ये, और कुछ नहीं है. जब हम बात करते हैं सेविंग्स के एटीट्यूड के बारे में, तो बात ये हो रही है कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये की मंथली इनकम आई, उसमें से आपने कुछ टैक्स दे दिया, उसके बाद जितना पैसा आया आपको डिसिप्लिन वे में वो परसेंटेज सेव करनी है और इन्वेस्ट कर देनी है आपको उस पैसे. सो यू हैव टू जस्ट गेट रिड ऑफ दैट मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट. ओके, बाकी जितना भी पैसा है उसमें आप अपना मैनेज करिए. दिस इज़ हाउ सेविंग्स शुड बी प्लान्ड. सेविंग्स की जब हम बात करते हैं तो सेविंग्स के अंदर ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, ये आंसर्स ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं आंसर करने के लिए कि किस लिए सेव करना है, कितना सेव करना है, कब तक सेव करना है. तो अगर यानी कि गोल्स के ऊपर भी बात हो रही है, तो गोल्स क्या हो सकते हैं? गोल्स हमारा रिटायरमेंट हो सकता है, हमारे बच्चे के एजुकेशन की बात हो सकती है, हमारे हाउसिंग की बात हो सकती है, मे बी सम वैकेशन ऑल्सो. ओके, तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेविंग फॉर, हाउ मच वी हैव टू सेव. अब देयर आर पीपल हु आर
saving 0%, but there are people who are saving 70% of their income. And there are people who are saving negative. That means they have more debt or loan payment than their income altogether. Okay? तो वो नेगेटिव में भी है. बट हम नॉर्मल पैरामीटर्स की बात करते हैं कि जहाँ पे लोग कम से कम 20-30% सेव कर पाते हैं और 70% तक ले जाते हैं. माना कि 70% बहुत मुश्किल है. आम आजकल के महंगाई के ज़माने में शायद इतना पॉसिबल नहीं है, इतना खर्चे ज़्यादा होते हैं. बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में, सपोज यू आर यंग, यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, यू हैव नो EMI, you have got no kids, you are not paying any rent, तो उस केस में 70% आपके लिए बचाना मुश्किल नहीं होना चाहिए. तो और दूसरे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आपके पास फैमिली है, खर्चे हैं, तो कम से कम 20-30% तो आप बचा ही सकते हैं. ओके, नाउ ये ग्राफ अगर आप देखेंगे अभी जो आपके पास स्लाइड में आने वाला है, इसमें क्या पता चलता है, सेविंग्स का परसेंटेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. अगर आप 40% सेव करते हैं अपनी इनकम का, तो आप थोड़ा सा देर से रिटायर होंगे. लेकिन अगर आप 50% सेव कर पा रहे हैं तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और जल्दी आएगा. अगर आप 60% कर पा रहे हैं तो और जल्दी, और 70% कर रहे हैं और जल्दी. नाउ दिस इज़ बेसिकली इज़ द क्रक्स ऑफ फायर मूवमेंट. इसके अंदर ये है कि 70% सेविंग का क्या मतलब. 70% सेविंग का मतलब है कि आपने अपने खर्चे काफ़ी कंट्रोल करके रखे हैं. आप कह रहे हैं कि मेरे को अभी नहीं, मैं बाद में, जब मैं एक्यूमुलेट हो जाएगा पैसा, कॉर्पस बन जाएगा, तब मैं लाइफ को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करूँगा. बट लेट मी जस्ट वर्क टूवर्ड्स सिक्योरिंग माई रेस्ट ऑफ लाइफ सो दैट फ्यूचर में 40 के बाद मैं सब जगह घूम पाऊँ, मैं सब जगह अपनी तरह की गाड़ी खरीदूँ और अपनी तरह की लाइफ एंजॉय करूँ. बट उससे पहले मेरे को अपने एसेट्स ग्रो करने हैं. तो अभी मैंने अपने खर्चे कंट्रोल करके रखे हैं और मैंने सेविंग्स को एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि सेविंग्स और रिटायरमेंट एज या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज कैसे फ़र्क हो सकता है. इसमें हम दो कैरेक्टर्स की बात करते हैं. एक कैरेक्टर का नाम है राम, एक कैरेक्टर का नाम है श्याम. और ये मान के चलिए कि ये राम और श्याम हमारे साथ पूरी प्रेजेंटेशन में रहने वाले हैं, बिकॉज ये काफ़ी सारी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करेंगे. राम की एज है 25 साल, श्याम की एज भी है 25 साल. उन दोनों की अभी अभी नौकरी लगी है, दोनों की इनकम है 5 लाख सालाना. उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए फ्यूचर में इकट्ठा हो जाए तो हम, इसका मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए. तो दोनों में फ़र्क बस ये है कि राम जो है एक ज़्यादा डिसिप्लिन सेवर है. राम ने अपनी सैलरी का 50% सेव करके इन्वेस्ट किया, जबकि श्याम ने कुछ EMIs लेने, कभी फ़ोन ले लिया, बाइक ले लिया, कुछ ले लिया, जिसकी वजह से उसके पास सेविंग्स थोड़ी सी कम बची और वो सिर्फ 30% सेव कर पा रहा है. 50% राम के लिए 5 लाख का होता है 2.5 लाख रुपये, जबकि श्याम के लिए 5 लाख का 30% जो कि वो इन्वेस्ट कर पा रहा है वो होता है 1.5 लाख रुपया. 25 की एज में दोनों ने अपनी सेविंग स्टार्ट करी. 40 की एज तक राम ने इन्वेस्ट किया. और 40 यानी कि 15 साल के अंदर अगर राम की इन्वेस्टमेंट ने 12% ब्याज दिया तो राम हैज़ अटेंड द अमाउंट ऑफ 1 करोड़ बाय एज 40. वेयर एज श्याम, हु इज़ एक्चुअली सेविंग लेस एंड इन्वेस्टिंग लेस, उसको 4 साल और लगे वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहुंचने के लिए. तो उसको करीब 44 साल के आसपास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जाके मिली है. तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर आप एग्रेसिव सेवर्स हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जल्दी मिलने की आपको चांसेस हैं, जबकि आपका रेट ऑफ रिटर्न सेम है, इनकम भी सेम है. और कुछ ज़्यादा नहीं, वो शाम सिर्फ 70% खर्च कर रहा था और राम ने अपने इनकम का 50% ही खर्च किया. अब हम सेविंग से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट फाउंडेशन है कंपाउंडिंग, जो कि शायद इस पूरे लेक्चर का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम आगे. जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. मैंने आज एक इन्वेस्टमेंट करी, उसने मेरे को अगले साल 10% या 12% का रिटर्न दिया. दूसरे साल उसने मेरे को उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दिया, एंड दैट्स हाउ इट ग्रोज. ओके, टेक्निकली या हमारे माइंड इस तरह से ब्रेन वायर्ड है कि हम
कंपाउंडिंग का इफेक्ट सोच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्सेल पे वर्क करें तो हमें पता चलता है कि हाउ इट वर्क्स। ओके, बट इसमें एक विल जस्ट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। स्टोरी आती है एक राजा की और एक मैथमेटिशियन की।